चलिए हो गया। चलिए भाई देखिए, आज बेटा हमारी 7th क्लास है, 8th है, 7 क्लास पढ़ा चुका हूँ मैं जीपी की। जो भी बच्चे बेटा यूट्यूब पे देखना, 7 क्लासेस हो चुकी हैं, सारी की सारी सीक्वेंस से क्लासेस पढ़ी हुई हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा होगा जीपी और एपी का जो आपसे नहीं टूट रहा होगा। केवल एक ही स्थिति में क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, जब आप उसकी लैंग्वेज को ना पढ़ पाए। जल्दी आ जाया करो भैया, थोड़ा कहाँ बिजी रहता हो। चलो कोई नहीं, हाँ घर पे। तो देखिए, तो मैंने बताया संडे को मेरा ऑफ था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो एसएससी ने अब करा क्या है, एक क्वेश्चन की मार्क बेटे 3 नंबर की कर दी। तो मैंने 2-3 तरीके के मॉक टेस्ट करी थी 2-3 आईडियो से, को मैं खुद ही मॉक टेस्ट से पढ़ाता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, जैसे ही आपका ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम मान लो हफ्ता 10 दिन और चले गए, 10 से 12 दिन, क्योंकि अभी वो वाला पार्ट बचा हुआ है जो मैं छोड़ के आया था, कंपेरिजन वाला। सबसे बेहतरीन पार्ट तो बचा हुआ है। बेहतरीन का मतलब एक टॉपिक है एलजेब्रा, अब शुरू होगा, लगभग ऐसे ही चलेगा 1 हफ्ते। वो एलजेब्रा टॉपिक का मतलब है, अब जितने भी मैंने क्वेश्चन आज तक करा दिए हैं सारे, वो मैं दोबारा सब कराऊंगा, मगर वो एलजेब्रा में कराऊंगा 1 सेकंड में आंसर आ रहा होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करके। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को, आप पूरे नोट्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। एलजेब्रा पढ़ने का मतलब ये है, हर एक क्वेश्चन का आंसर 10 से 12 सेकंड के अंदर आ रहा होगा, हर बार वैल्यू पुट करेंगे। आप बस पढ़ते रहिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे पढ़ाएंगे। तो अब हफ्ता 10 दिन में ये खत्म हो जाए। उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं एसएससी सीजीएल के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए 2017 से क्वेश्चन उठाएंगे, इसके पीछे के नहीं उठाएंगे क्योंकि 2017 से लेवल चेंज हुआ था। और 2022 तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं और जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा नंबर सिस्टम की। लगभग 10 से 12 दिन सिर्फ सीजीएल की प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 1 हफ्ते तो सीजीएल की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद सीपीओ की प्रैक्टिस कराऊंगा। कुल मिला के कहने का मतलब मैं अलग अलग कैटेगराइज में प्रैक्टिस कराते चलूंगा, एक कोर्स की प्रैक्टिस अलग अलग कराते चलूंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सीडीएस की अगर प्रैक्टिस हो रही हो तो 8 दिन सीडीएस की ही प्रैक्टिस हो रही होगी, मगर आपको प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन की करना है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। मगर जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे जैसे आपको तैयारी करना है, तो आप सीजीएल पढ़ के फिर तैयारी कर लें अपनी। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये, आप सब लोगों को सीजीएल पढ़ना चाहिए। मगर क्योंकि हमारे पास सीडीएस के ही बच्चे जुड़े हुए हैं, सीपीओ के जुड़े हुए हैं, मान लो सीपीओ बच्चे का दिमाग इस लेवल पर वर्किंग नहीं कर रहा कि भाई मुझे सीजीएल पढ़ना है, तो वो कम मेहनत में क्वालिफाई तो कर लेगा। उसको जरूरी थोड़ी नहीं सीजीएल पढ़े, जब अपनी 2 साल की मेहनत करे फिर सीजीएल क्वालिफाई करे। तो सीपीओ की अलग मैं मॉक टेस्ट की पूरी प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, जिसको हम नहीं कराएंगे, लाइव कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है। जिन बच्चों का पेपर है, ठीक है, अभी जिन बच्चों का पेपर है, पैट वाले का पेपर है, और कई बच्चों का हमारे नवंबर में जैसे पेपर है, इसका पेपर, बेटा आप लोगों का बैच अलग चलाएंगे। इस वाले बैच में पूरा सीक्वेंस चलाएंगे A to Z। मतलब आप यहाँ से 100 के 10% क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ पे हम टारगेट क्वेश्चन करा रहा हूँ। टारगेट क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन आने लायक है, मतलब बेसिक चीज़ है, ठीक है। सीपीओ का अलग एक टेस्ट पूरा बना करके, मतलब हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकायदा मैं लिख रहूँगा कि सर 2020 में आया, 2019 में आया। आप चाहे मॉक टेस्ट से देख लो, चाहे कहीं से देख लो, किसी बुक से नहीं होगा, पेपर का ही क्वेश्चन होगा। उसके 2-3 तरीके कि एक ऑप्शन से कैसे हिट करते हैं, बेसिक मेथड क्या होता है, और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। 3-4 तरीके से करा रहा हूँ, जैसे मन में वैसे क्वेश्चन करना। मगर जब भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा लगना, आपको स्किप करना है वो तरीका। जैसे मान लो किसी तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे 1 मिनट लग गया करते करते, अगर तुम्हारे लिए 1 मिनट तक जाना ही नहीं, 40 सेकंड से ऊपर गए, तो आपको वो तरीका ही छोड़ देना है, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ और क्वेश्चन करके आओ। मतलब आपको ये मैं कहने पेपर देना एक कला है अपने आप, स्किल्स है, इसको डेवलप करना पड़ेगी, हल्के हल्के होगी। तो मैं क्या करूँगा कि अब जैसे ही आपका ये खत्म होता है नंबर सिस्टम, तो दुनिया जहान के नंबर सिस्टम जो भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक, यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, एपी पढ़ चुके हैं, जीपी पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन वाला पावर सर्च एंड इंडेक्सेस सबसे बड़ा टॉपिक रह चुका, वो पढ़ चुके हैं। तो उसमें से रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन आए हम सबको कर रहे होंगे। सीजीएल में जितने क्वेश्चन आ गए, बैंक में इवन जितने क्वेश्चन आ गए, बैंक में एसबीआई में, सीपीओ में, ये थोड़ा सा टफ तो है काम, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन निकालना पड़ेंगे, मगर यकीन मानो फिर आपको कभी दोबारा तैयारी नहीं करना पड़ेगी अगर आपने इतनी तैयारी कर ली। 99% क्या 110% फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा होगा। इस और सिलेक्शन का लेवल देखने के लिए जिनका इस बार ग्रेजुएशन हो चुका, बेटा पेपर जरूर देना, जिससे 1 साल स्किप ना हो, बच जाए, हमारी आइडिया हो जाएगा पेपर कैसे आता है। और जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, बेटा सीएचएसएल जरूर देना, एक आइडिया हो जाएगा कि घर पे मॉक टेस्ट देना ना और पेपर में बैठ के पेपर देना बहुत अलग बात है। एक दिल का डर खत्म हो जाएगा कि भाई देते कैसे, अटैम्प्ट तो होते नहीं है इसमें, जो काउंट होंगे ख़राब हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
कोई अटेम्प्ट नहीं, कितने अटेम्प्ट दो, CHSL अब आने वाला है तो ज़रूर फॉर्म भर के एक पेपर जरूर दे के आना, जिससे डर खत्म हो जाए कि भाई होगा कैसा। फिर आकर के जो उल्टे सीधे भावनाएं मन में चलती हैं, लोग डराते हैं कि 5 वर्षीय योजना, 7 वर्षीय योजना, उनके मुंह पे तमाचा मारने की स्थिति हो जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से सच में मेहनत करी जाए तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। सच बताऊं तो सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का नहीं हो रहा जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया। उनको भी पता है कि मैंने 100% नहीं दिया, या तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी में बची हैं, या दारूबाजी में बची हैं, या सिगरेट बाजी में बची हैं, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेहनत करना है, अपना 100% नहीं देना। आप अगर अपना 100% दे दो तो 1 साल बहुत होती है तैयारी के लिए, मगर 1 साल में फिर 1 साल वो सिर्फ तैयारी की हो, उसमें कोई पार्टी सार्टी मंडे पार्टी ये कुछ नहीं होना चाहिए, अड्डे बड्डे शादी फादी, सिर्फ वो शिद्दत से 1 साल उसी के लिए हो, बहुत है। ठीक है, तो देखिए कल हमने क्या करा था, जीपी के कुछ क्वेश्चन उठाए थे, और जीपी में मैं कल ये कहा था कि भाई जैसे एपी में कुछ टर्म्स मानते हैं ऐसे जीपी में कुछ टर्म्स मानते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले मैं उस क्वेश्चन को गलत कराऊंगा अपनी मर्जी से, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हमारी मजबूरी क्यों थी ये बात याद करने की, फिर सही कराऊंगा। तो लिखिए, पहले बेटा हिंदी में लिखिए, गुणोत्तर श्रेणी की, लिखो ना ना वो नहीं था क्वेश्चन, दूसरा लिखना। गुणोत्तर श्रेणी की, लिखिए गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग, गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़, गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ या योग और गुणनफल 512 है। एक मिनट शुरू से 1 मिनट बोल रहा हूँ, बस एक चीज़ करेक्ट करना है। गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 संख्याओं का योग 42 और गुणनफल 512 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिए बेटा, द सम ऑफ एनी 3 नंबर ऑफ जीपी, द सम ऑफ एनी 3 नंबर ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ एनी 3 नंबर ऑफ अ जीपी इज 42 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 512 and product of these number is 512, find these numbers। बेटा पेपर में आए हुए क्वेश्चन तो नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया। समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। कल मैंने आप लोगों से ये बताया था कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई संख्याएं माननी है तो हम रैंडमली नहीं लिख सकते। आज ट्राई करके देखते हैं उस पूरी बात को। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ पूरी तरीके से गलत करा रहा हूँ, बस आपको ये बताना है कि ये गलत क्यों, कहाँ पे आके चक्का अटकता है। मान लो गुणोत्तर श्रेणी में एक संख्या ए है, ये कंसीडर करके चलना है, पहले बेटा समझ लें मैं गलत करा रहा हूँ मगर मैं बताऊँगा ऐसा गलत क्यों। और दूसरी संख्या ए आर है और तीसरी संख्या ए आर स्क्वायर है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लेट माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएँ ये हैं मेरे पास, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। बेटा आप कहोगे सर ये गुणोत्तर में कहते हैं, बेटा इसलिए डिवाइड करो इससे इसको, आर आएगा, इससे इसको डिवाइड करो आर आएगा। बोलो लाल, ए से ए कट जाएगा आर बचेगा, ए से ए कट जाएगा, एक आर से एक आर बचेगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो आर है, और कॉमन रेशियो अगर सेम आ जाता है तो आप कहते हो ये गुणोत्तर में है। इसका मतलब दी गई संख्या गुणोत्तर में है। बोलो बेटा ये मैंने माना है ये गुणोत्तर में है, क्योंकि उस नियम को फॉलो करना है इसलिए गुणोत्तर में है। फिर अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में क्या कहा है, देखो इन सब का सम a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 42 है, और प्रोडक्ट का मतलब ए आर और ए आर स्क्वायर गुणा इन सबकी 512 है। सही है, चलिए बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ लाल, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो
तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। चलिए कुल मिलाकर के आप ये देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है या नहीं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा a की पावर 3, ये हो जाएगा r की पावर 3, ये हो जाएगा सही। चलो तो आप जानते हो कि a की वैल्यू निकालते हैं या r की वैल्यू निकालते हैं, एक जगह डाल दो भैया, ये तो होगा। यहाँ से a निकाल दो या r निकाल दो, वो यहाँ डाल दो, या यहाँ से AR निकाल दो, वो बोलो यार। अच्छा क्या करना चाहिए कुल मिलाकर तुम बताओ, हैं ऊपर a की वैल्यू निकालने। चलो a की वैल्यू आएगी 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर बटे 42। बेटा कॉमन ले लिया, ए ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा a इंटू 42 बटे ए इज इक्वल टू 42 बटे 1 प्लस आर स्क्वायर। बोलो लाल, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू यहाँ डालते हैं। ओहो वाह वाह, चलो डालो लाल डालो। 42 1 प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3, ओहो, इंटू आर क्यूब और 512। बताइए भाई इसे कौन सॉल्व करेगा? लाल 42 की पावर 3 और जिगर के टुकड़ों, इसकी वैल्यू निकाल के पावर 3 लगाना है, और लगभग 30 सेकंड तो यहीं तक हो चुके हैं और आंसर इतने में आना चाहिए। अभी हमें 1 घंटा और लगेगा इसमें, कम से कम 20 मिनट तो और लगेंगे, क्योंकि मुझे तो सॉल्व नहीं करने लगेगा यार। आर की पावर 3, इसका स्क्वायर करना है, इसकी पावर 3 करना है भाई, 3 बार गुणा करना है इसकी इससे, समझ रहे हो? 1 बीघे में आएगा ये नहीं समझ में आ रहा यार, करोगे ना। इसकी 3 बार गुणा करना है, 1 प्लस आर स्क्वायर की गुणा 1 प्लस आर स्क्वायर की गुणा, फिर 1 प्लस आर स्क्वायर की गुणा। पहले इतना निकालना है, फिर यहां रखना है, फिर उसकी गुणा इससे करना है, और तब भी आना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा पावर इसकी इससे 4 पावर 6 पावर, और 6 पावर को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, केवल हम 3 पावर तक सॉल्व करना जानते हैं। बोलो, मैंने पहले ही कहा था मैं इस क्वेश्चन को गलत करा रहा हूं। अब कई लोग यह सोच रहे होंगे कि यार गलत कर रहा हूं मास्टर साहब तुम, क्यों? यहां से निकालो ना, ए उल्टे आदमी हुआ। चलो भाई इनकी बात मानो, हम यहां से निकाल देना लाल ए यहां से निकालो तो कितना आएगा? 512 बटे आर क्यूब की होल पावर 1/3। बोलो यार, ये उधर लग जाएगी, तो यहां से आ जाएगा आर 512 का मतलब 8 का क्यूब, 512 होता आर, ये ए आ गया। अब ये उठा के इसमें डाल लो 8 बटे आर, ए का मतलब 8 बटे आर प्लस ए का मतलब 8 बटे आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42। बेटा सॉल्व करो। हाँ ठीक है, काट लो मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। 8 आर प्लस 42। लाल फिर से इसकी इधर गुणा करो, आर स्क्वायर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर एक इक्वेशन आएगी। बोलो, कर ले रहा दिल का तो। कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसे करना गलत है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक समझो क्यों गलत है। इसलिए गलत है, मैंने ये संख्याएं मानी, सही है, ये उस नियम को फॉलो कर रही हैं जो नियम दिया। नियम ये कहता है कि वो संख्याएं होना चाहिए जिनका कॉमन रेशियो सेम आ जाए, जीपी में होंगी वो। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ के कोई स्टूडेंट ऐसे मान ले इसको, ए आर की पावर 3 और ए आर की पावर 5। मान लो एक बच्चा हमारे यहाँ समीर, मान लो उसने ये संख्या मान ली, कोई दिक्कत? बेटा जरा निकालना कॉमन रेशियो इसका इससे, आर स्क्वायर आएगा, ए से ए खत्म, एक आर से एक आर खत्म, आर स्क्वायर आएगा, इससे इसका आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आ गया। तो कॉमन रेशियो तो सेम आया ना, जरूरी थोड़ी नहीं क्या आए हर बार आर आए,
संख्याएं तो ये भी सही हैं। अगला भाई कुछ और मान सकता है, क्यों भाई, ए आर की पावर 5 मान सकता है। अगला भाई ए आर की पावर 7 मान सकता है, ए आर की पावर 9 मान लो। लाल संख्याएं तो ये भी सही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी, और संख्याएं कितनी है इस हिसाब से, लाखों करोड़ों। तो एक नियम बनाना पड़ा, क्या, कि आपको वैसे ही मानना पड़ेंगे जैसे एक नियम बना है। ऐसा मैंने एपी में भी बताया था, क्यों, कल भी मैंने इस बात को बताया है और आज फिर से दोहरा रहा हूँ जानबूझ के, जिससे आप लोगों को याद रखना पड़े कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके हिसाब से क्यों मान रहे हैं, जैसे उन्होंने एक नियम बनाया। उन्होंने एक इस तरीके से संख्याएं लेने का नियम बताया कि ए आर से आर कट जाए, एक वेरिएबल कट जाए। बोलो समझ में आ रहा? यानी हम अपनी तरफ से संख्याएं जीपी में नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा एपी में भी तो नहीं ली थी, एपी में तो उन्हीं के हिसाब से ली थी जो उन्होंने बताया था। बोलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे रैंडमली संख्याएं नहीं ले सकते। कैसे लेना पड़ेंगे हमें, एक नियम के तहत लेना पड़ेंगे। तो नियम क्या कहता है भाई, ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा यही तो समझना है ये गलत क्यों है। ये तो सच है ये गलत है, मगर जब तक आप ये नहीं समझोगे ये गलत क्यों है, तब तक सही का एहसास ही नहीं होगा। यही तो बताना था, ये गलत है, ये तो सबको ही पता है क्यों है, ये बड़ी बात है। तभी तो सभी समझ में आ रहा सही क्या है। तुम्हें पता है सच की वैल्यू केवल तब तक है जब तक झूठ जिंदा है। जिस दिन झूठ खत्म, सच खत्म। गलत आदमी की वैल्यू तब तक है जब तक अच्छा इंसान जिंदा है। तो दोनों चीजें होना चाहिए, हैं? हाँ, अगर तुम सुंदर हो तो बेटा, अगर लोग काले नहीं होंगे ना तो तुम सुंदर हो ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो सुंदरता की वैल्यू कब तक है, तो बस तो सही की वैल्यू तब तक है जब तक गलत हो। तो एक बात समझ में आई क्या, कि सर ये गलत क्यों है। ठीक है, तो अब तुलना करते हैं। 1 मिनट, मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार बताने की कोशिश करते हैं जो बच्चे लेट जुड़े, कि समांतर श्रेणी में बेटा ये कहा था अगर 3 संख्याएं लेना हो तो कैसे कंसीडर करते हैं, बताओ बेटा कैसे, तरीका बताया था, कैसे करते हैं। रिवीजन, इसी का नाम रिवीजन। अब एहसास होगा वीडियो का, सही है। तो क्या बताया था बेटा, कि बस एक बीच में मिड ले लो, इधर एक घटाना है, क्या चाहिए, डी, और इधर डी जोड़ना। ये बेटा समांतर श्रेणी की बात हो रही। सर ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा, समांतर श्रेणी का हर बार क्वेश्चन ऐसा दिया रखा होगा कि उन संख्याओं का योग समथिंग है। तो जब आप योग करेंगे इनका तो बेटा डी से डी कट जाएगा। एक वेरिएबल हम यहीं पर खत्म कर लेते हैं ऐसे ही मानने से। वैसे मान तो कुछ भी सकते थे, मैंने बताया था ना, समांतर श्रेणी में भी कुछ मान लो, मगर इस नियम के तहत क्यों मानते हैं, जिससे एक वेरिएबल से एक वेरिएबल कट जाए। बोलो, बताया था ये नियम। फिर बताया था 5 संख्याएं लेना हो तो ए यहां लो, एक घटाओ, एक और घटाओ, इधर एक जोड़ो, a + 2d। ये है 5 संख्याएं लेने का। कुल मिला के संख्याएं कैसी चलनी है, ऑड। कैसी, जब बेटा इवन लेना हो यानी 4 संख्याएं लेना हो तो क्या नियम था, एक कम लो, d की वैल्यू एक कम, a + 3d, यहां से शुरू करना है। यार ये बता चुका हूँ, मगर दोबारा तुम्हारे रिवीजन के लिए। आप यकीन मानो, जब आप प्रैक्टिस वाले सेशन में उतर रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उस चीज़ को जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस फॉर्मेट को दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस कराना होगी। यानी एक फार्मूले को मैं क्लास में 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब। तो एक जितना टाइम जो कंपटीशन मांगता है, बस एक बार आपको उतना टाइम देना चाहिए। कई बच्चे आते हैं बड़ा जल्दीबाजी में, भागते दौड़ते, 2 महीने में करा दो। मास्टर तो करा देता है, क्योंकि भाई सब एक हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस हो रहा है, मगर सच्चाई ये है कि कैपेसिटी से वो बहुत बाहर हो जाता है। एक समय होता है 8 से 10 महीने का जो स्टूडेंट को लगता है, मेरे हिसाब से जो मैंने तैयारी करी सही किस्म की, अगर वो प्रीशियस टाइम आपने बराबर दे दिया
तो दोबारा लौट के फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बस ये वो नोट्स पढ़ो और कहानी खत्म। नए नए क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते रहो। अब तो वीडियो बननी है सीक्वेंस से, घर पे वीडियो देखते रहो, मगर इतना टाइम चाहिए जितना मांगता है कोई कंपटीशन। तो बेटा 4 संख्याओं में क्या बताया, 1 डी कम कर लो, फिर से 2 डी घटाओ तो a प्लस 2 डी घटाओगे तो बेटा d, फिर से 2 डी घटाओ तो a माइनस डी, फिर से 2 डी घटाओ a माइनस 3d। ये नियम बताया था। 4 संख्याएं हो गई, जब इनको जोड़ोगे तो 3d से 3d खत्म और d से एक वेरिएबल कट जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर गुणोत्तर श्रेणी में कैसे लेते हैं। तो कल मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि बेटा अगर गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं लेना हो, ऑड गुणोत्तर श्रेणी में ऑड संख्याएं लेना हो, तो बेटा शुरू कहाँ से करने हैं, जैसे यहाँ a से शुरू करा ऐसे यहाँ शुरू करिए। मैंने कहा मैं कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ाता हूँ, लंबे समय तक याद रहें चीज़ें। तो बेटा a से शुरू करना है, इसी की तरह चलना है बिल्कुल। आप जानते हो समांतर श्रेणी में जो काम d करता है, गुणोत्तर श्रेणी में वो काम r करता है। तो बेटा यहाँ पे ना जब आप समांतर श्रेणी में एक बार एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, 2 1 फिर 3 या 5 ले लो, यहाँ से शुरू करो 3 5 7, तो आप देख रहे हो इसमें कुछ जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, तभी तो समांतर श्रेणी बनती है, और जो जुड़ रहा है वो d है। बेटा अगर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें 1 मिनट के लिए, तो आप जानते हो अगर गुणोत्तर श्रेणी 2 है तो अगली टर्म 4 होगी, अगली टर्म 8 होगी, अगली टर्म 16 होगी। बेटा इसमें किसी चीज़ से गुणा होती है, बोलो लाल, गुणा किससे हो रही है, 2 का मतलब कॉमन रेशियो। गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशियो से गुणा होती है और समांतर श्रेणी में जुड़ता है या घटता है, बोलो। बेटा अगर यहाँ गुणा हो रही है तो भाग भी हो सकती है, भाग का मतलब छोटा भी हो सकता है, छोटा का मतलब यही सीधी 16 से शुरू कर लो, 16 8 4 2, बोलो लाल। यानी कि यहाँ पे या तो r से गुणा होगी या r से, यहाँ पे या तो r जुड़ेगा, घटने का मतलब बेटा यहाँ से शुरू कर लो 7 5 3 1 माइनस 1। अब 2 2 का अंतर चल रहा है, यानी या तो यहाँ पे d जुड़ेगा या यहाँ d घटेगा। तो आपने या तो d जोड़ा या d घटाया, या घटाया या जोड़ा, बोलो यार। तभी तो सीरीज बन रही है ना, या एक बार d जोड़ रहे हो एक बार घटा रहे हो, क्योंकि सीरीज बनती समांतर श्रेणी ऐसे ही, कुछ जोड़ के या कुछ घटा के, बोलो। अब बात आ रही है गुणोत्तर श्रेणी की, तो गुणोत्तर श्रेणी बनती है गुणा करके या भाग करके। तो बेटा यही करना है, a में एक बार यहाँ पे भाग गुणा करना है, भाग करना है AR, और यहाँ करना है A बटे R, यानी एक बार R से गुणा करना है। हाँ कुछ भी हो सकता है। ओहो, चलिए भाई चलिए कल की तरह लिखते हैं, यहाँ AR लिख लो लाल, यहाँ लिख लो A बटे R। कोई दिक्कत बेटा, अब हैप्पी हो, ठीक है। अगर लाल इसको ऐसे कर दे दें तो शायद संख्या यही रहती है, कोई चीज़ नहीं बदलती। चलिए कोई नहीं, तो हमें क्या समझ में आया, इसकी तरह नियम चलाते हैं। कैसे, एक बार a की जगह a रखा रह दिया, इधर d घट रहा है तो इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब घटना, इधर d बढ़ रहा है तो इधर गुणा हो रही है, गुणा का मतलब बढ़ना। तो क्या करना है, इधर r से भाग करना है, इधर r से गुणा करना है। अब बेटा बात आती है 5 टर्म्स लें, कुछ नहीं, सबसे पहले a ले लो, फिर एक a को डिवाइड कर दो r से। बेटा एक बार r से फिर से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे d घटाते रहते हैं, तो a अपॉन r स्क्वायर। ऐसे ही एक बार r से गुणा करी तो लाल एक बार और गुणा कर दो। सर कर क्यों रहे हैं बेटा, सुनो ना, लो गुणा करोगे तो r से r, यहाँ पे d से d कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ पे r से। हाँ, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई संख्याएं नहीं ले सकते, लेके हमने देख लिया, तमाशा हो गया था, 20 मिनट लग गए थे और हमें ये नहीं समझ में आया था हम कर क्या रहे हैं, लौट फिर के वहीं थे, ना तो पूरी तरीके से r कट रहा था, ना पूरी तरीके से a कट रहा था, और जबकि मेहनत पूरी लग रही थी। तो हम रैंडमली कोई संख्या क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये बात तो सच है, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, मगर वेरिएबल की पावर 2 ही होना चाहिए, फिर वो तो सही है, 1 होना चाहिए, सही है। अब 50 पावर लगा दी वेरिएबल की, तो सॉल्व कहाँ से होगी, बोलो। यानी कि रैंडमली हम कोई संख्या क्यों नहीं ले सकते, उस पर बात चल रही है। यही क्यों लेना, क्योंकि यहाँ आसान हो जाएगा, एक वेरिएबल कट जाएगा। सवाल कराना है, हिलगाना थोड़ी नहीं तुम्हारे लिए, दुश्मनी थोड़ी नहीं कोई एसएससी की।
आगे आते हैं। अब बात ये थी कि सर यहाँ तक तो कौन सी संख्याएं की बात हो रही बेटा, ऑड। आप जानते हो अगर यहाँ पे मैं 7 संख्याएं ले लूँ तो लाल नियम ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ आर की ए आर की पावर 3, यहाँ ए बटे आर की पावर 3, कोई चेंज होगा क्या? बदलता थोड़ी, ये नियम हो गया। अब बात आ रही है कि सर इवन नंबर ले लें, इवन नंबर ले लें। अगर इवन नंबर का मतलब कम से कम 4 संख्याएं लेंगे, क्योंकि श्रेणी बनती 3 से, 2 तो ले ही नहीं सकते हो। बोलो बेटा। तो इवन नंबर तुमने यहां देखा, इवन नंबर में क्या देखा? समांतर श्रेणी में एक डी कम लेते हैं, तो बेटा गुणोत्तर श्रेणी में एक आर कम ले लो। एक शुरू करो, ए आर की पावर 3 से शुरू करो। लाल एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 डी घट रहे थे, यहाँ 2 आर घटाओ। 2 आर का मतलब आर की पावर 2 से भाग करना। तो जब बेटा 2 आर घटाओगे तो ए आर रह जाएगा, 2 पावर खत्म। अगला टर्म ए बटे आर रह जाएगा, आर स्क्वायर से भाग करना है। अगला टर्म ए आर की पावर 3 रह जाएगा। बोलो। इससे कंपैरिजन करके समझ में आया? जो काम लाल यहाँ आर डी कर रहा है वो काम यहाँ आर कर रहा है। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समांतर श्रेणी कुछ जोड़ के या घटा कर बनती है, गुणोत्तर श्रेणी कुछ गुणा करके या कुछ भाग करके बनती है। बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैंने बताया एक सवाल करके कि रैंडमली हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। लेके देख लिए तमाशा हो गया, इसलिए मैंने कहा था मैं गलत करा रहा हूँ। बोलो सही। अब बात करते हैं कि 6 टर्म लें लाल, नियम वही रहेगा, एक कम से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करोगे? ए आर की पावर 5, फिर ए आर क्यू। मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ लिखूँ क्योंकि यही आएगा। बोलो आगे क्या आ जाएगा इसके बाद? ए आर की पावर नीचे 5, इसमें एक टर्म बढ़ जाएगी। बोलो भैया। तो ये कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चला तक। यानी कि हम गुणोत्तर श्रेणी की टर्म कैसे लें और समांतर श्रेणी की टर्म कैसे लें, मैंने पूरा एक्सप्लेन कराया। क्या हर बार 3 ही टर्म ली जा सकती हैं? कितनी भी ली जा सकती हैं, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। मेरे क्वेश्चन 3 और 4 तक ही आता है जो अभी तक देखा गया है। ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि बड़ा हो जाता है, मगर स्टिल मैंने पूरा तरीका एक्सप्लेन करा। बोलो हम तो एडवांस लेके चल रहे हैं ना, क्या पता आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सवाल उठाएंगे, अब इस नियम के तहत वो सवाल करेंगे जो लिखा है। अब हो जाए सही। ये नोट हो गया था? हो गया तो नोट करो। 1 मिनट का टाइम लेते हैं फिर स्टार्ट बंद कर लो। बेटा छुट्टी नहीं करना यार, एक्टिव हो चुके हैं आप सब लोगों के। देखिए बेटा कई सारे सेंटर पे जो बच्चे देख रहे हैं, दिमाग की कैपेसिटी होती है 45 मिनट से ज़्यादा कहीं फोकस नहीं रख सकता। तो आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते रहिए। जीवन में जीना भी है और चलना भी है। थोड़ा बहुत हंसते हंसताते रहिए। जीवन में सबके से में दुख तो है ही हर किसी की लाइफ में, उसको अवॉइड करके कुछ थोड़ा बहुत साथियों के साथ बिताना भी टाइम चाहिए, जिससे थोड़ा सा दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। क्वेश्चन में ये कहा था कि बेटा ध्यान से सुनना, मैं अपनी लैंग्वेज को रिपीट कर रहा हूँ। गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 संख्याओं, बेटा इसमें ये नहीं कहा T1 T2 T3, कोई भी 3 संख्या सही है। कल एक बच्चा हमारे यहाँ जिसने ये कहा था कि सर हम T1 T2 T3 ले लें, सही ना बेटा? इसमें तो लिखा ही नहीं है। T1 T2 T3 आप ले सकते थे अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता गुणोत्तर श्रेणी की पहली 3 संख्याएं। बेटा ये तो कहा नहीं है, क्या कहा है? एनी, कोई भी 3 नंबर। अब समझ में आया? और अगर हम कोई 3 नंबर उस हिसाब से ले लें जैसे अभी मैंने लिया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नंबर लिया था जिसका आंसर गलत आया, तो ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से एक ऐसा नंबर ले लिया जो सॉल्व भी नहीं होगा मगर वो नियम को फॉलो करता है। बोलो बेटा। तो सबसे पहली बात तो T1 T2 T3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? पता ही नहीं है। एनी नंबर, एनी का मतलब कोई भी नंबर लेना है। एक बात है उस नंबर में आर और ए होगा, आर और ए, क्योंकि बेटा शुरुआत ए से होती है और जब आर की गुणा होती है तो दूसरा तीसरा चौथा नंबर बनता चला जाता है। अगर ए और आर होगा तो मैं अपनी मर्जी से ये संख्याएं नहीं ले सकता। ये मैंने अभी बताया। इसमें ए आर है मगर ये लेने का तरीका गलत है,
सही है, अभी हाल एक्सप्लेन करा। तो बेटा बताओ 3 संख्याएं कौन सी लें वो, अभी तो बताया, बताओ बेटा कौन सी लें। मिड में ये ले लें बेटा, इधर साइड डिवाइड में लेंगे और क्या लें बताओ फिर, इधर क्या लें, a upon r a अपॉन आर, और इधर a into r। a इंटू आर। बेटा बोलो ये संख्याएं सही हैं? यानी अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं कंसीडर करना पड़े 3, तो मैं ये संख्याएं लूंगा, इसके अलावा कोई संख्याएं लूंगा तो मेरा टाइम खराब होगा, आंसर नहीं। बोलो बेटा, इतने तक आने के पीछे जो लॉजिक था, कल से अभी तक पौन घंटे में मैं वही समझा रहा हूँ, जबकि ये बात रटा भी सकता था, मगर ये हमेशा याद नहीं रहती। तो शायद इंटर में ऐसे क्वेश्चन बहुत है, मगर बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता ऐसा कर क्यों रहा है। तुझे पता होगा इंटर वालों को पढ़ाती है, भूल जाते हैं इंटर। मैंने भी बहुत करे, शायद आज जब मैंने इंटर करा तो मुझे भी ये बात नहीं पता थी, जब मैंने खुद से पढ़ाना शुरू करा तो ये मुझे पता लगा। समझ में आ रहा है चीज़? बोलो बेटा। अब हम बात हो रही है कि ये संख्याएं कंसीडर करें, 5 लेते तब भी हमें एक नियम पता है, 4 लेते तब भी हमें एक नियम पता है, 6 होती हमने सब नियम सीख लिए। तो अब कौन सी संख्या लेना, अपनी मर्जी से नहीं, जो हमने सीखा उस नियम के तहत लेना। बोलो सही है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो हमने लेट कर लिया, माना ये 3 संख्या ये है, तो ये वाली गलत ना, लिख के काट रहा हूँ जिससे ध्यान रहे। आगे बताओ तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन सारे नंबर का जोड़ 42 है, तो बेटा जोड़ लो, AR प्लस A अपॉन R, ये 42 बेटा दे रखा है, और प्रोडक्ट का मतलब इन तीनों नंबर की गुणा। बेटा AR इंटू A अपॉन R की वैल्यू 512 दे रखी है, तो बेटा बताओ R से R कट जाएगा, और यही हमारा उद्देश्य था क्या, कि एक वेरिएबल को हम काट पाए, क्योंकि हमें तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो a की पावर 3, और बेटा 500 वाले का मतलब 8 का क्यू, बोलो लाल, तो a की वैल्यू 8 आ गई। आप जानते हो 2 ही वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल हम निकाल चुके हैं, अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो तो बेटा 42 आ जाएगा, R आ जाएगा। तो a की जगह 8 लिखो, तो 8 इंटू R, अभी करना नहीं, मैं एक चीज़ और बताऊँगा इसे। फिर a की जगह 8 लिखो, फिर बेटा 8/R लिखो, फिर कितना आएगा 42। सही है? बोलो सही है। आगे देखिए, इसकी इधर गुणा करो, 8R², बेटा ये वाले 8 इधर ले जाना है, तो घटा दो उधर जाके, और यहाँ बचेगा 8, और पूरे के बटे में R, और बेटा इधर ये 8 घटेगा जा करके, तो कितना बचेगा 34। बोलो लाल, समझ में आई? बेटा ये वाले इधर ले गए, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, R की गुणा इधर R², 8R। बोलो बेटा, समझ में आनी चाहिए। R की गुणा इधर करो, तो ये 8R², बेटा जब इधर गुणा करोगे 34R होंगे, इसको इधर उठा लाओ, माइनस के 34R, प्लस के ये 8 है ही, और बेटा बराबर 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है बेटा, 2 है, अच्छा, तो बेटा 4R² माइनस 17R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो लाल। अब फैक्टर करना है, तो करिएगा। फैक्टर कैसे करोगे, 4 चौक 16 और जुड़ करके 17 आ जाए, बेटा इसकी और इसकी गुणा 16 आ जाए और जुड़ करके 17, यही तो फैक्टर है। तो 17 16 1 16, 16 और 1 17, यानी इसको लिख दो 16R माइनस R। इसका मैं अभी शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट बता भी चुका हूँ कि फैक्टर कैसे करते हैं, स्टिल बताऊंगा। 4R कॉमन ले लो, तो R माइनस 4 चौक 16, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो R माइनस 4 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से आएगा R माइनस 4, यहाँ से आएगा 4R माइनस 1 बराबर 0। बोलो लाल, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, तो R माइनस 4 इज इक्वल टू 0, R बराबर 4। आगे 4R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू 1/। अब एक बात समझना, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा बचाना, चाहे तो बेटा आप R की वैल्यू ये डालो चाहे ये डालो, आंसर सेम आएगा। फर्क क्या होगा, संख्याएं उलट जाएंगी। मान लो आंसर
ये आ रहा है, तो अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले, फिर ये, फिर ये। जब छोटी वैल्यू डालोगे तो आंसर छोटे से शुरू होगा, यानी ऐसे। जब ये वाली बड़ी वैल्यू डालोगे तो आंसर यहाँ से शुरू होगा। तो बेटा आंसर तो सेम रहेगा, तो हमें 2 बार वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर वाला एक ऑप्शन 2 जगह तो देगा नहीं, एक ही जैसा ऑप्शन होगा। तो चाहे तो एक बार ये डाल के देख लो, चाहे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आर की वैल्यू 2 मिलेगी, हमेशा, क्योंकि हमेशा क्या बनेगा, 2 घात समीकरण बनेगी। सही है। अब देखते हैं संख्याएं कौन सी होंगी। तो बेटा बोलो, एक बार r बराबर 4 लेते हैं, एक बार दोनों लेते हैं। ए तो बेटा एक ही आया, तो एक की जगह एक बार 8 रखो, r की जगह 4 रखो, तो बेटा पहली संख्या 32 आ गई। बोलो लाल। 8 आगे बताओ। 8/4 ये संख्याएं आ गई पहली बार। जब r 4 लिया तब बेटा, जब 1/4 लो उल्टा हो जाएगा, ले लो यहाँ पे, एक की जगह 8 लो, r की जगह 4, 1/4 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आगे करो बेटा, 8/1/4, 4 ऊपर जाएगा, तो बेटा यह तो आएगा। कोई चेंज हुआ क्या? पेपर वाला 2 ऑप्शन गलत नहीं देगा, तो एक ही बार निकालना आपको, चाहे इससे चाहे इससे। तरीके तो दोनों सेम है। हुआ क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी संख्याएं नहीं, तो मैं लिख रहा था कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको उल्टा लिख दिया था। बेटा उल्टा लिख दोगे तो आफत थोड़ी नहीं आ जाएगी, चीज़ें तो वही रहेंगी। तो कोई व्यक्ति उल्टा भी लिख सकता है, कोई सीधा, अल्टीमेटली आके तो आर तो कट ही जाएगा। बोलो। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर आप इसको सॉर्ट कर सकते थे। कैसे? एक तरीका बताया था, चाहे तो फैक्टर कर लो, चाहे फैक्टर का एक मेथड बताया था मैंने। बोलो भैया। तो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन में ऐसा ही देता हूँ, फिर अपनी मर्जी से करना। सही है, बिल्कुल डिक्टो एक क्वेश्चन देता हूँ। चले चलिए, एक क्वेश्चन बेटा मैं दे रहा हूँ, इसकी बिल्कुल कॉपी है, कुछ भी नहीं करना, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक क्वेश्चन की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन, और मैं आपको जरूर डालूंगा पीडीएफ, जिस दिन से इसने कहा है काम चल रहा है। मैं हैंड रिटन इसलिए नहीं डालता, टाइम बहुत लगता है, तो पीडीएफ आज कल मैं जरूर डाल दूंगा। उसमें AP GP के सारे क्वेश्चन सुन जाएंगे आप लोगों को, 99% पीडीएफ आ जाएगी। मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ, उसको टाइम नहीं मिल पाता। वो बच्ची से अगर टाइप करवा भी नहीं तो उतना मुझे चेक करने में लग जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो मैं अपनी मर्जी से ऑप्शन बदल बदल के क्वेश्चन बनाया पड़ा हूँ, जिससे एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो। गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो जिनका योग 19 और गुणनफल 216 है। बेटा कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई। लिखिए, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ अ जीपी 216। गुणोत्तर श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो जिनका योगफल 19 और गुणनफल 216 है। ठीक है। इंग्लिश में लिखिए बेटा, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ अ जीपी whose sum is 19 and product is 216। ठीक है, कॉपी है इसकी। प्रोडक्ट कितना है 216 और जोड़ कितना है 19। करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, इसकी कॉपी, फिर 1-2 क्वेश्चन आ गए। बड़ा बंद करते। चलिए, काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। आंसर जो है दूसरा ऑप्शन इसका सही है बेटा। जिनका आ गया उनके लिए वेल डन, जिनका नहीं आया वो समझिए, कोई खास बात नहीं। कितनी संख्या लेना बेटा? 3। तो नियम पता है, पहली संख्या क्या होगी AR, दूसरी A और तीसरी बेटा A/, निश्चित यही होंगी क्योंकि 3 संख्या है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ कितना बेटा 19, सवाल में दे रखा है। बोलो लाल। क्यों? सही है। इन तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है बेटा? AR × A
इंटू ए अपॉन आर कितना दे रखा है बेटा 216। आर से आर कट जाएगा लाल, तो ए की पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो बेटा जानते हो आप 216 किसका वर्ग क्यों होता है 6 का, तो ए की पावर 6 आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई। बोलो, ये तो आपको याद ही होना चाहिए यार। अब यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू डालो, जब ए की वैल्यू यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा 6R। और बेटा यहाँ पे भी डालोगे 6, इस 6 को उधर ले जाओ तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6/R। बेटा समझना, मैंने आर वाली टर्म में वैल्यू भी डाल दी और उनको यहाँ पे भी रखा, और ए की वैल्यू बेटा 6 भी डाली उसको इधर भी ले गए, 13 आ जाएगा। बोलो 13 आ जाएगा। बेटा आपको पता है ऐसे केस में अभी हाल बताया था 2 घात समीकरण बनेगी, घबराना तो है ही नहीं, 2 घात समीकरण बनेगी। बोलो, तो बेटा बन गई, तो 6R²। बेटा इसके इधर गुणा करोगे तो माइनस का 13R इधर ले आओ और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो गुणा तो बेटा 6 छंग 36 आ जाए और जुड़ करके 13, तो 9 चौक 36, 9 4 13। बहुत बढ़िया, कर लो बेटा। 6R² माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा कॉमन ले लो 2R या 3R, 3R। जब 3R कॉमन लोगे तो बेटा कितना बचेगा 2R माइनस के 3, और बेटा यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लो तो 2R माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक आंसर आएगा 3R माइनस 2 और एक आएगा 2R माइनस 3 इज इक्वल टू। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग 0 के बराबर भर दोगे तो बेटा आंसर आएगा 3R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि R की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2/3। बोलो लाल, जब दूसरी वाले को भरोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। मैंने बताया था आंसर सेम आएगा चाहे वैल्यू कुछ भी रखो। तो बेटा एक बार R की वैल्यू ये वाली लेते हैं, तो लो A का मतलब 6। बोलो बेटा, और 6 की गुणा करना 2/3 से। बोलो बेटा, फिर दूसरा A के मतलब सिर्फ 6 बेटा, फिर तीसरा A/R। तो बेटा A का मतलब 6 और R का मतलब 2/3, पहला वाला ले रहे हैं। तो बेटा इसको काटो, 2 दूनी 4, 6, इससे इसको काटो 3 और ये वाले 3 से गुणा करो, 3 3 9। बोलो, यानी ऑप्शन दूसरा सही है। अब उल्टा कर दो, एक बार R की वैल्यू ये ले लो, जब ये लोगे तो A की जगह 6 और R की जगह 3/2। तो बेटा जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 3 9, पहली टर्म 9, दूसरी टर्म 6, पहले से A की वैल्यू 6, और बेटा फिर से R की जगह क्या रखना है, A की जगह 6/3/2, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तब भी यही आया। बोलो कहाँ गया ये वाला, कोई फर्क थोड़ी है पता, सिर्फ आगे पीछे हो जाएंगे। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, एक ही बार वैल्यू डालना है, 2 बार वैल्यू डालना है। अब देखिए, हर बार मैंने कहा था कि एसएससी जरूर ऐसा छोड़ती है बड़े क्वेश्चन में जहाँ पे आप देख के सॉल्व करें। तो बेटा देखिए, देख के कैसे सॉल्व हो सकता था, जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई तो फिर आपको आगे सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 6 है और किसी ऑप्शन में ए की वैल्यू 6 नहीं। बेटा आप जानते हो बीच वाला ए होगा, तो जब मेरा ए आ गया, ए का मतलब मेरा 6 आ गया, और मुझे ये भी पता 6 का मतलब बीच की वैल्यू, तो मैं ऑप्शन देखूंगा ना बीच में 6 कहाँ पे है, तो मैं आर क्यों निकालूंगा। मतलब एक बात बताओ बेटा, सुनो सुनो, 2 ही चीज़ निकालना, एक आर एक ए। जब एक बार ए मान लो यहाँ 6 आ गया मेरा और किसी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो 100% तो यही होगा। आगे तो जाने के मतलब, अगर ये 2 ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट कर जाता तो हमें एक बार आगे जाना था, मगर ऐसा होगा नहीं। अगर क्वेश्चन टफ होगा तो भाई ऐसा 100% पेपर छोड़ेगा। अभी जब मैं अप्रोच लेना शुरू करूंगा, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेते हैं, तब मैं सिखाऊंगा। कैलकुलेशन का भी टाइम बचाना है, ऑप्शन से भी हिट करना है। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड।
ऑप्शन देख के हिट करना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में बताऊंगा। तो हमारा जब ए आ गया तो इतना ये वाला पार्ट जिसने भी सॉल्व करा वो मूर्खपंती करी, यहाँ पर हम कम से कम 10 सेकंड बचा सकते थे। ये पार्ट बिल्कुल सॉल्व नहीं करना था मुझे, जो मैंने करके गलती करी। सिर्फ मुझे क्या निकालना था, पहली 21 यहाँ तक आंसर करना था एक बार में, इतना लिखना था, इसके सिवा कुछ नहीं लिखना था बेटा, यही तो लिखना था। जैसे ए आया तो ना तो ये खब करना, ना ये करना, ना ये करना, सिर्फ ए आते ही आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार में ये निकालना है ए, और ए जब देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या अगर कॉन्फ्लिक्ट करा तो ये पार्ट सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ यही करके आंसर आना। समझ रहे हो? अब बताओ। मैं कहता था जैसे मान लो अगर पेपर कटे बनता है एग्जामिनर दोनों ऑप्शन दे देता है, ये वाला देखिए अगर ऑप्शन दोनों दे दिए तो ये महाबेवकूफ़ी कभी नहीं हुआ। अगर मान लो ऑप्शन कभी 2 दिए तो पता है कैसे देगा, मैं बताऊं। ऐसे आएगा बेटा, दिस और दिस और करके लिखा होगा फिर, यानी अब हर एक क्वेश्चन में 2-2 टर्म दे रखे होंगे, या ऐसा होगा पहला ऑप्शन ये होगा और दूसरा एक ये होगा, तो तीसरा लिखोगा बोथ ए एंड बी, तो ऐसा होगा। बेवकूफ़ थोड़ी इन 2 क्वेश्चन गलत देगा, सही है। ये समझ में आई इस टाइप का कुछ? बोलो हैं, चलिए है बेटा, क्या सम? हाँ ये भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम सम बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, देखते थे नहीं। हाँ ए निकालने में इजी रहता है क्योंकि ए से कट ही जा रहा था डायरेक्ट। बाकी अप्रोच आती रहेगी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, ये तो स्टार्टिंग है अभी। 1-2 मिनट बंद कर दे फिर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसमें 4 संख्याएं हैं। आप जानते हो 4 संख्याएं कौन सी होंगी, ए आर क्यू, ए आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर क्यू, यही कंसीडर करना। उन 4 संख्याओं को कंसीडर करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बेसिक से करना है वो, सही है। अब देखते हैं आंसर आया नहीं आया, आज नहीं मतलब कल करके लाना, मैं घर के लिए दे रहा हूँ, टाइम लगाना है इसमें, समझना है, अपनी समझ को विकसित करना है। लिखिए 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, क्वेश्चन है बेटा, 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। 4 नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है। यदि पहली 2 का योगफल 44, यदि पहली 2 का योगफल 44 और अंतिम 2 का योगफल 396 है, if the sum of first 2 term is 44 and the sum of last 2 term is 396, if the sum of first 2 term is 44 and the sum of last 2 term is 396, then find these numbers, then find these numbers। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बेटा एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया। अच्छा ऑप्शन में जानबूझ के नहीं दे रहा क्योंकि मैंने सही ऑप्शन लिखा है। अब मैं 3 ऑप्शन अपनी मर्जी से गलत बनाऊंगा तो मैं ऑप्शन पोस्ट कर दूंगा आज, सही है। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है, एसएससी में नहीं है, मगर आ सकता है क्योंकि 4 संख्याओं का क्वेश्चन एसएससी पूछती नहीं है गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में 3 तक रहता है, मगर मैंने जानबूझ के दिया जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब समझिए ध्यान से, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पूरी तरीके से खत्म। एक टॉपिक रहता है गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी में, बता रहा हूँ, इसका नाम है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन। जो बच्चे देख रहे हैं मॉक टेस्ट में उनने एक चीज़ पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। बेटा एक का सवाल पढ़ा ऐसा गुणोत्तर माध्य नहीं पढ़ा, अच्छा टॉपिक। ज्योमेट्रिक मीन एक होता है गुणोत्तर माध्य, एक होता है समांतर माध्य जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। 2 टॉपिक हैं, यानी वो भी मैंने वहाँ छोड़ा, ये भी यहाँ छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक का भी मैं कुछ और शुरू कर रहा हूँ इसी का। 3 चीज़ों का हम इकट्ठा ही कराएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं हरात्मक श्रेणी, तो HP। तो गुणोत्तर श्रेणी का जीपी यानी कि गुणोत्तर मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों एक ही बार में कराएंगे जिससे कंपैरिजन हो सकेगा कि भाई जीपी का ये मतलब है, एपी का ये मतलब, वरना तुम भूल रहे होगे आधी चीज़ें। समझ में आ रहा है?
मैं तीनों मीन को एक ही साथ कराऊँ। अब सुनिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ हरात्मक श्रेणी। भाई सिलेबस में नहीं है, पहली बात। क्वेश्चन में ना के बराबर अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया जिसमें डायरेक्ट एचपी का फार्मूला लगाओ। कुल मिला के वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। मगर वो इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है? कुछ नहीं है, आपको समांतर श्रेणी आती है, बस उसका उल्टा हरात्मक श्रेणी होता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत बेहतर हो से पढ़ लो, क्योंकि हम पढ़ तो सब कुछ चुके हैं। बोलो यार। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटा एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ना जो अपनी तरफ से पढ़ना। जितने आपने एपी में पढ़े उन सारे क्वेश्चन को ही पढ़ना। तो मुझे नहीं लगता मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी एक मिनट में इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आधी पौन घंटे में ये फॉर एवर के लिए ख़त्म। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एचपी। हिंदी में क्या है? हरात्मक श्रेणी। समझिए बेटा हरात्मक श्रेणी क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द इनवर्स ऑफ अ एपी इज कॉल्ड एचपी, यानी कि समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है? जैसे 1/3 समझना बेटा, लिखना रत्ती भर नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा लिखने में, सिर्फ समझना। 1/7 डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे लिखें एंटर्स। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं बेस समझा रहा हूँ कि हरात्मक श्रेणी है क्या। अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, सर ये बताइए ये श्रेणी हरात्मक श्रेणी है या नहीं? करना क्या है आप लोगों को कि इस श्रेणी का बेटा उल्टा लिखो, इससे का उल्टा। तो 1/3 का उल्टा बेटा 3, 5 और 7 डॉट 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 एंटर। अब आप ये देखो कि जो आपने उल्टा लिखी क्या वो एपी है? समझना है आपको, ये चेक करना था ये एचपी है। इसका उल्टा लिखा, जिसको उल्टा लिखा उसको ये देखना है वो एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है या। तो बेटा इसकी उल्टी समांतर है, क्योंकि कितने का अंतर है। अगर इसका उल्टा समांतर है तो ये वाली एचपी है, यानी कि दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा है कि इसका उल्टा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा हरात्मक होता है, बोलो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, इसका मतलब बेटा एक बात सीधे शब्दों में ये हुई कि इसका एन टर्म इसका उल्टा 1/n टर्म, इसका एन टर्म का जोड़ इसका 1/n टर्म का जोड़। बोलो यार क्यों? तो फार्मूले तो सेम रहे और उल्टा करना कोई नई चीज थोड़ी नहीं। आंसर का भी उल्टा ही करना है बेटा, जब सब चीज उल्टी करना आंसर भी उल्टा ही करना। ये कोई चीज थोड़ी नहीं जबरदस्ती बना दी है, तभी तो आती नहीं। अगर आपने एपी अच्छे से पढ़ लिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता, मगर इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। कहने का मतलब ये, मान लो ये क्वेश्चन है ये वाला, समझना ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटा इस क्वेश्चन का आपको 10वां पद बताना है, समझना बेटा। ये मान लो वो पद ले रहे हैं जो जहाँ तक हम इजीली काउंट कर सकते हैं, चलो 10 ही ले रहे हैं, 10 तक भी हम काउंट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इस श्रेणी का 10वां पद बताना है, समझना है कोर्स। इस श्रेणी का 10वां पद बताना है। मान लो आपको रत्ती भर नॉलेज नहीं होती हरात्मक श्रेणी में, तो बेटा बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती है क्या, क्योंकि अंतर निकालते समझते हैं बिल्कुल प्यार से, टेंशन नहीं लेना। अगर अंतर निकालते तो 1/5 से घटाते 1/3। बोलो लाल, 3 एकन 3, 5 एकन 5, माइनस के 2 बचते बटे 15। बेटा बोलो ना, इसकी इधर गुणा आया, क्या आया? डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का लाल कॉमन डिफरेंस निकालो, 1/7 माइनस 1/5, तो 5 एकन 5, 7 एकन 7, माइनस के 2, 7 पंजे, ओहो, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये
AP नहीं है। GP के लिए इससे इसको भाग लगाओ, तो वो तो बिल्कुल ही बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि 1/5, 1 इसका मतलब 3/5, इसका मतलब बेटा 5/7 नहीं आया। मान लो ये क्वेश्चन भी आ गया, सिलेबस में है कि हरात्मक नहीं है, तो ये क्या है फिर? क्वेश्चन तो करना है। बोलो लाल। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है क्या? यानी कि डायरेक्टली नहीं लिखा है कि हरात्मक श्रेणी पढ़ना है। सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ AAP GP लिखा, HP नहीं लिखा है, मगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपको समझ अच्छी होना चाहिए। समझ का मतलब हमें कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, जो पढ़ चुके हैं उसी में थोड़ा सा आगे जाना है। तो क्यों ना इसे ख़त्म करा जाए? बोलो यार। अब बात आती है, ये समझ में आ गई ना, तो ये AP थी ना ये, तो हमने क्या करा, क्योंकि हमारी समझ अच्छी है तो हमें ये पता है कि भाई HP नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपने क्या करा, आपने एक चीज़ गौर करी, जब आप मेहनत करेंगे IQ लेवल तेज हो जाएगा तो आप देखते ही समझेंगे कि इनका तो अंतर सेम है, सबको ही दिख रहा है। यानी यहाँ 2 का अंतर, यहाँ यानी इसको उल्टा करा तो ये बनी, अब तो ये AP बन गई। और क्वेश्चन था मेरे सामने, ये क्वेश्चन था कि ये एक सीरीज है, इसका बेटा T10 निकालना था, 10वां पद। क्या निकालना था? T10। बेटा गौर से देखो, अगर हम इसका 10वां पद निकालें, चलो कोई नहीं, पहले यहाँ से समझते हैं। तो मैंने क्या करा, इसका उल्टा करा, ये AP होगी, तो बेटा आप AP का 10वां पद निकालो। तो AP का 10वां पद जानते हो, AP का बेटा nवां टर्म क्या होता है? A + n - 1 × D। फार्मूला पता है बेटा, ये होता है A की जगह लाल 3, n की जगह 10 - 1 × 2, बोलो लाल। तो बेटा बताओ, 9 दूनी 18 और 3 21। ये बेटा इसका आया है AP का। अब पूछा कितना था, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि इसका 10वां पद इस वाली का 1/21 आएगा। क्यों बेटा, क्यों ऐसा क्यों होगा लाल? क्योंकि ऊपर वाली श्रेणी हरात्मक है। हरात्मक का मतलब समांतर का उल्टा, यानी समांतर का अगर आपने 20वां टर्म 21 निकाला, 10वां टर्म, तो इसका उल्टा इसका 10वां टर्म होगा, क्योंकि हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी एक दूसरे की उल्टी होती हैं। अब बेटा हम ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली, तो देखो ना यहाँ क्या आएगा लाल, 7 के बाद 1/9, आगे आओ 1/11, आगे आओ 13 और 15, 1/17, 1/19, 1/, बेटा देखना कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अरे बोलो ना यार, तो कुछ नया तो नहीं सीखा, मुझे तो नहीं लगा। ये फार्मूला तुम पहले ही जानते थे यार, बोलो ना, कुछ नया सीखा? कुछ तो नया नहीं सीखा भाई, बोलो यार, कुछ नया सीखा? इसी का क्या करना, उल्टा करना, बोलो। चलो एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बेटा पहले बार इसमें क्या निकालना था, इस श्रेणी का क्या निकालना था, T10 हमें निकालना था। मान लो कोई व्यक्ति S5 पूछ लेता, बेटा मैं 5 जानबूझ के ले रहा हूँ जिससे हम जोड़ पाएँ, बल्कि और 3 ही ले रहा हूँ जिससे मैं प्रैक्टिकली जोड़ के दिखा भी पाऊँ। मान लो इस श्रेणी का S3 निकालना, S3 का मतलब 3 टर्म का जोड़, बोलो बेटा इस श्रेणी के 3 टर्म का जोड़ निकालना। तो आप इस श्रेणी के 3 टर्म का जोड़ निकालो, कितना आएगा, 12 और 3 15, बोलो ना यार, 12 और 3, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि S3 कितना आएगा बेटा, 1/15। बेटा हरात्मक श्रेणी के लिए है ये, HP का 1/15। क्यों? क्योंकि AP का 15 था 3 टर्म का जोड़, तो इसका उल्टा, बेटा उल्टा ही तो होता है। चलो प्रैक्टिकली जोड़ लो बेटा, 1/3 में 1/5 जोड़ो लाल, कितना आएगा, 3 5 एकन 5, 3 एकन 3 और 5 3 15, यानी बेटा ये आएगा 8/15। इसमें जोड़ो 1/7, बोलो लाल, 7 8 56, 7 8 56, 15 एकन 15, 15 और 56 71 बटे
105। उल्टा नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला चेंज होना चाहिए। बेटा यही तो बता रहे हैं, तुम लोग चक्कर में पड़े होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तक गलत बता रहे हैं, सही बता रहे अच्छा तो तुम ये सोचे थे गलत निकाला है, और यही तो बताना है। यानी कि आप लोग ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हुआ। हैं। हाँ। बड़ी बात है यार, बोलो ना, नहीं सुनना। अब फार्मूले पे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो अभी इतना संकोच क्यों हुए? क्या कहना? तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि पहले मैं गलत तरीका बताता हूँ कि भाई ये गलत है, तभी तो समझ में आएगा सही क्या है। क्या है? तो तुम्हें क्या शौक है? इन लगा सही है। अच्छा तुम्हें ये लगा ये सही है? अच्छा अच्छा, चलिए एक बार और करते हैं, पहले इसको नोट करिए। तुम्हारी बात को आगे ले जा रहा हूँ यार। अरे गलती नहीं भाई, तुम्हारी बात को आगे ले जा रहा है। पूछना चाहिए, बताना चाहिए यार, बताने वाला तो वो पूछते नहीं। बेटा इसको नोट कर, एक मिनट बंद कर। चलिए कुल मिलाकर के अब ये देखना है कि सर इन 3 टर्म का जोड़ कितना आया, 8 और 7 15। तो कायदे में इसका उल्टा इन 3 टर्म का जोड़ 1/15 आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब सर देखते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर हम फार्मूले की बात करें कि सर हमने एपी में कौन सा फार्मूला पढ़ा था, तो बात देखते हैं एस इनफाइनाइट या एस एन का मतलब था n/2, समझना है बेटा इसको, 2a + n - 1 × d। बोलो, इसका मतलब इस फार्मूले का उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? अगर HP है तो। अरे बोलो यार, एक काम करना है, इस फार्मूले में 3 टर्म का जोड़ निकाल के देखना है, HP वाला, सही है, सॉरी AP वाला, तो नियम यही लगना चाहिए। चलिए SN का मतलब, N का मतलब बेटा 3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 टर्म का जोड़ निकालना है। बेटा हम AP का ही निकालना है, अभी GP का नहीं निकाल रहे, सॉरी HP का नहीं, इसका निकालना है। इसका तो पता है ना 15 है, 15 आएगा। चलो 2a, 2 और a का मतलब 3 प्लस 3 - 1 × 2। बेटा यहाँ तक आ रहा सही है, जरा सॉल्व करिए लाल। 3/2 6 प्लस 4 10। 10 को बेटा इससे काटोगे 5 5 3 आ गया। अब बात करते हैं कि इसका उल्टा, मतलब इस फार्मूले का उल्टा करना था, तो 1/15, मगर आंसर तो 1/15 नहीं आया। अगर कॉमनली जोड़ा तो देखिए अंतर कहाँ पड़ रहा है। अगर हम इस वाले फार्मूले से इसकी तुलना करें बेटा, इस वाले फार्मूले से, Tn = a + n - 1 × t, अगर इससे तुलना करें तो गौर से देखना, ये श्रेणी और ये श्रेणी में किस चीज़ का फर्क होता है। इसका A और इसका D सेम रहेगा, सिर्फ उल्टा होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है फार्मूले में। मगर जब ये वाला फार्मूला बनाया गया था तो इसके अपॉन में 2 एक्स्ट्रा था, जो सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो समांतर श्रेणी को मैनेज कर सके। तुमने देखा ये 2 n/2 में 2 फार्मूले का एक पार्ट है, यानी कि चाहे श्रेणी कोई भी हो, हर बार 2, बेटा 2 तो हर बार लगता है, बोलो यार, श्रेणी चाहे हर बार 2 लगता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म को सेट करके फार्मूला बनाया गया है, जिसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है 2, यानी कि HP का एक एक्स्ट्रा पार्ट बनाने के लिए तुम्हें एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, जो हर एक HP पे फॉलो हो रहा। नहीं समझ में आया? तुमने देखा फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, फिजिक्स पढ़ी थोड़ी बहुत, उसमें कांस्टेंट टर्म आता है बेटा, फिजिक्स तूने तो पढ़ी, कांस्टेंट टर्म आता है फार्मूले में, आता है ना कांस्टेंट, यानी कि वो इस तरीके से सेट कराया गया कि उस कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी।
यानी कि वो कांस्टेंट लोग खोजते हैं उसे, फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, वो कांस्टेंट प्रैक्टिकल करके खोजा जाता है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो हर एक वैल्यू पे सेट हो। तो जब फार्मूला ये बना था, जिसने भी ये बनाया फार्मूला मैथमेटिशियन ने, तो उन्होंने एक वैल्यू 2 फिक्स करी, एक ऐसी वैल्यू 2 फिक्स कर दी, चाहे जीएपी कोई भी ले लो। अब तक बहुत क्वेश्चन करे थे ना एपी के, हर क्वेश्चन में एपी अलग अलग थी, मगर फार्मूला हर क्वेश्चन में सेम लग रहा था। इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म 2 उन्होंने इस तरीके से सेट करी थी कि हर एक जगह सेट हो जाए। बोलो यार, बड़ी बात है। यानी कि एचपी में वो अप्लाई नहीं होगी। बोलो ना, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म सिर्फ उसी के लिए बनी है। यानी कि इस पे क्वेश्चन के सम का क्वेश्चन आता ही नहीं, इसीलिए फार्मूले सब क्वेश्चन में सिलेबस में नहीं है। बस कुल मिला के कंक्लूजन समझ में आया कि अगर एचपी पे क्वेश्चन आएगा तो बेटा क्या आएगा? सिर्फ ये आएगा कि एनवां टर्म निकाल दो। एन में का मतलब 20वां टर्म, 30वां टर्म, 40वां टर्म। तो क्या करना है? एपी का निकालना है और उसका उल्टा कर देना, एचपी का आ जाएगा। यानी कि इस पे जोड़ आएगा ही नहीं। बोलो, अगर आएगा नहीं तो हमें पढ़ना ही नहीं, केवल एक ओवरव्यू आ गया। सही है? चीज़ें समझ में आ रही, नोट करिए। देखिए, कुल मिलाकर के आज अब आपकी एपी जीपी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो मेन चीज़ बती है वो सब में कॉमन है। सब में कॉमन मतलब एक दो क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है, और कुल मिलाकर के मैं स्टार करके लिख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है। ज़्यादातर बोल रहा हूँ कि एपी जीपी का अगर कोई क्वेश्चन बनता है छोटा तो भी यहाँ से बनता है। क्या चीज़ है? स्टार लगाने का मतलब इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की हिंदी है समांतर मान। देखिए, मैं एक टॉपिक है औसत निकालना, वो टॉपिक है अर्थमेटिक में। जब मैं पढ़ाऊंगा दूसरी बुक अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक होती है, तो उसमें और एक टॉपिक है एवरेज, औसत निकालना। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब यहाँ पर कुल मिला के औसत ही है। जैसे 3 संख्याएं हैं ए बी सी, आपसे कोई पूछे कि सर इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, या मान लो पहले 2 संख्याएं ले लो, तो 2 संख्याएं इसलिए नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि 2 संख्याओं में तो श्रेणी नहीं बनती, नहीं बनती ना। अगर 2 संख्याएं ले भी लो और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों, ये 2 संख्याएं हैं ए और बी, और इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, कुछ भी नहीं करना सर, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू लिखना है। क्या करना बेटा? ए एम बोलते हैं इसे। इन दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग कर देना। कुल मिला के इस प्रोसेस को एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब औसत। बोलो बेटा, औसत समझते हो ना? कि मान लो 2 व्यक्ति चले, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर चला, तो वो एवरेज कितना चले? एवरेज का मतलब हर एक कितना चला। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जो कम चला उसको थोड़ा दे दो, जो ज़्यादा चला उससे। भाई एवरेज तो ये होता है कि कम वाले को दे दो और ज़्यादा वाले से ले लो, तभी तो एवरेज होगा। तो इस प्रोसेस को एवरेज कहते हैं अर्थमेटिक में, मगर यहाँ पर इसी चीज़ को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। चीज़ एक ही है, नाम 2। बोलो यार, यही चीज़ अगर मैं एवरेज में पढ़ाता तो मैं लिखता कि 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या करते हैं? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती, ये फार्मूला होता है एवरेज निकालने का। मगर वो चीज़ यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। और डिटेल समझाऊं? चलिए, फिर तो तुम्हें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो और ज़्यादा क्या, फिर तो इसका मैं ये बता सकता हूँ जन्म कैसे हुआ, मगर
कितनी बताओ उसमें कितनी रहती? सही है। कुल मिला करके मैं ये अरे कुल मिला करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। अर्थमेटिक मीन का सिर्फ मकसद यहाँ पे एवरेज है। जो चीज़ वहाँ पर एवरेज कही जाएगी वही चीज़ यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कही जाएगी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 3 संख्याओं का एवरेज बताओ, तो नियम होता है तीनों का जोड़ बटे 3। तो बेटा ये तो एवरेज का फार्मूला है ना, और यहाँ पर यही चीज़ क्या करा रही है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात की बात, अभी फार्मूले पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मान लो अगर बेटा 3 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बस ये 3 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन हो गया। बेटा n का निकालना, तो a1 a2 a3 डॉट 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 an का मतलब n संख्याएं बटे, लिखिए इसे नोट करो। देखिए जो भी बच्चे बेटा YouTube पे देख रहे हैं, मैं जान पूछ करके इसका एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, हमारे पास टाइम कम है, 7-5 मिनट में क्लास ऑफ करने वाला हूँ। मैं कल इसको एक दिन और चलाऊंगा इस क्लास को, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा। अभी के लिए मैं ये सिर्फ बता के छोड़ रहा हूँ कि भाई AM का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। तो मान लो बेटा अगर हमें n टर्म का, ये कितने टर्म का है बेटा, AP ऑफ 3 टर्म, यही तो है, AM ऑफ 3 टर्म, AM ऑफ 2 टर्म। अब हम निकालते हैं AM ऑफ n टर्म। मान लो अगर हमारे पास n टर्म दे रखी हूँ, तो बेटा n टर्म का मतलब क्या हुआ, मान लो ये लिखिए A1 पहली टर्म, A2 A3 डॉट 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 AN। तो सबको जोड़ना है, और बेटा नंबर कितने n, तो सब n से भाग लगा देना है। इस वाले पे, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले फार्मूले पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया एसएससी ने, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये अर्थमेटिक मीन अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना चाहिए। इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन यार इत्तेफाक से इंटर में भी है, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के, और एसएससी ने पूछ लिया। सही है, एक आध क्वेश्चन उठाते हैं बेसिक से, टाइम थोड़ा सा कम है, कल इसको बेसिक पूरा करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिखिए लिखिए बेटा, लिखिए 2 संख्याओं का समांतर माध्य, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है, हाँ, जिनमें पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 60। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 60, इन विच 60 नहीं है 60, बेटा 60 ही बोलता बोला है, कितना बोला, 60 बोला ना अर्थमेटिक मीन, और पहली संख्या कितनी बोलिए 15, देखिए इन विच फर्स्ट टर्म इज 15, समांतर माध्य कितना बोला था 30, तो बेटा वो ही तो बोलना है। कोई नहीं, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 30, in which first term is 15, then find the second term। आया बेटा, केवल ये वाला ये क्वेश्चंस केवल फार्मूले पे ही डिपेंड आएगा। मतलब एसएससी का कुल मिला के ये मकसद होगा, अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा तो सिर्फ ये मकसद होगा कि आपको अर्थमेटिक मीन की नॉलेज है या नहीं, इस पे टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो बेटा बोलो है? हाँ, तो सवाल में क्या दे रखा है बेटा, 2 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन 30 है, तो बेटा यहाँ AN की जगह क्या लगा दो, 30 लगा दो, 30, और A प्लस B, A का मतलब 15 है, और बेटा B का मतलब
बी बटे 2। तो 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 में से 15 घटा दो, यानी कि बी संख्या कितनी होगी 45। इतना छोटा क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग कह रहे हो यार अजीब बात, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बेटा CHSL में तो वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका केवल इतना मकसद है, वो ये जानने चाहते हैं कि आपको अर्थमेटिक मीन की नॉलेज है या नहीं। इससे आगे इनका कोई मकसद नहीं था। बोलो यार। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी मैं कराऊंगा ज़रूर, कैसा आएगा एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि 3 संख्याओं का समांतर माध्य 60 है, मान लो। ये लिख लो। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। ये बेटा बेसिक क्वेश्चन है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको कल कराऊंगा अच्छे से, थोड़ा और एक्सप्लेन करके। तो मैं कल पेपर के क्वेश्चन उठाऊंगा, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। लिखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 90 and the sum of last 2 numbers ठीक है is 30, then find the first number। हिंदी में लिखिए, 3 संख्याओं का समांतर माध्य 90 है और अंतिम 2 संख्याओं का जोड़ 30 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 90 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, 3 संख्याओं का समांतर माध्य 90 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का जोड़ 30 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा बस यही फार्मूला लगाना था। क्या करना था इस वाले में? 3 संख्याओं का जोड़ ऐसे निकालते हैं। 3 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन, ये फार्मूला होता है। इसमें अर्थमेटिक मीन दे रखा है बेटा, कितना? 90। तो बेटा यहाँ पे 90 लगाओ। सवाल में दे रखा है कि लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ 30 है, यानी कि बेटा B + C डायरेक्ट दे रखा है 30। देना मजबूरी है, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकल ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरी हो गई उसकी 2 संख्याओं के जोड़ को देना। बोलो भाई। तो बेटा क्या आ गया? A + 30 बटे 30। तो 3 नेम 27, 270 और बेटा 30 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 240। कुल मिला के अगर अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा जाएगा तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ उसका मकसद होगा आपकी नॉलेज को चेक करना कि AP अर्थमेटिक AM की नॉलेज है या नहीं। AM, GM, HM इनका नाम सही है। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ऑफ करते हैं। कल की लास्ट क्लास होगी GP की। कल लगभग पूरी तरीके से हम ख़त्म कर लेंगे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। उसके बाद हम वही शुरू करेंगे जो हमारा चल रहा था पावर सेट्स एंड इंडिसेस। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उसकी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। फिर मैं उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। बेटा शिद्दत से तैयारी करते चलिएगा। आप जिस भी शहर में रहते हो, बरेली शहर में आकर के मेरा कॉलर पकड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेहनत करते चलना बस। चलिए बंद करते हैं।